Hello friends and welcome to my channel Learn with Udipta. So till now we have learned about the nutrients, the various vitamins and minerals, the sources of vitamins and minerals, the sources of various nutrients for the chapter 2 of science class 6 components of food. So today we will start with page number 13. So let's directly come to page number 13. यस here we are. So हमने अभी तक तो इतना पढ़ा था. आज हम स्टार्ट करेंगे डाइटरी फाइबर्स से. सो ये होते क्या हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज रफेज. इनका दूसरा नाम होता है रफेज. हमने रफेज सुना होगा. तो डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज. रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट इन आवर बॉडी. प्लांट प्रोडक्ट से रफेज मेनली मिलता है हमें, जैसे कि होल ग्रेन, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ रफेज. ग्रीन लीफी वेजिटेबल, साग सब्जी, फ्रूट्स, पल्सेस, ये सब अगर हम जितना खाएंगे तो हमारे बॉडी में रफेज की मात्रा आएगी. अब रफेज क्या है? रफेज कोई न्यूट्रिएंट नहीं है. यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी. ये कोई कंपोनेंट नहीं, कंपोनेंट तो है लेकिन ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं है जो हमें हम एनर्जी दे, जो हमें बॉडी बिल्ड करने में हेल्प करे, जो हमें डिजीज़ से बचा रखे. वैसा कोई ये रफेज जो है, ऐसी कोई न्यूट्रिएंट ये है नहीं. लेकिन हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट हम लेते हैं, प्रोटीन हो, विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, मिनरल्स हो, इन सारे विटामिन्स को डाइजेस्ट करने में रफेज हमें काफ़ी हेल्प करता है. और हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल हम बाहर निकालते हैं उनको निकालने में हेल्प करता है. इसीलिए कभी कभी देखना, ज़्यादातर बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो उनकी मम्मी उन्हें ज़बरदस्ती साग सब्जियां खिलाते हैं, क्योंकि साग और सब्ज़ी में, मैंने अभी भी कहा, रफेज की मात्रा होती है. इनसे हमारे बॉडी में रफेज मिलती है. तो रफेज हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स से जो हमारे बॉडी से जो डाइजेस्ट होकर जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, उन्हें डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ताकि वेस्ट मटेरियल आराम से हमारे बॉडी से निकल जाए. अभी देखिए, अभी नेक्स्ट है वाटर. वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड. रफेज का काम है न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करवाना और वाटर का काम है उन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करवाना. हमने न्यूट्रिएंट तो ले ली, हम प्रोटीन रिच फूड खा रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खा रहे हैं, लेकिन अगर हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही ना कर पाए, अगर हमारी बॉडी के चारों तरफ इसका इफ़ेक्ट ही ना पड़ पाए तो फ़ायदा क्या है? तो वाटर इसका काम करता है, हमारे बॉडी में इन न्यूट्रिएंट को फैला देना, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में इनको एब्जॉर्ब कर लेने का काम वाटर करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट. हम जानते हैं कि जब यूरिन लिक्विड फॉर्म में निकलता है, स्वेट भी हमारे बॉडी से लिक्विड फॉर्म में निकलता है. तो हम जितना पानी पिएंगे, हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट जितना होगा, उतने ही हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल आउट होता रहेगा. हमारे स्वेट के साथ, हमारे पसीने के साथ हमारे बॉडी के जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वो निकल जाते हैं. यूरिन के साथ भी हमारे बॉडी से वेस्ट ही निकलते हैं थ्रू वाटर. तो इसीलिए वाटर हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. नॉर्मली वी गेट most of water that our body needs from the liquids we drink, such as water, milk and tea. हमारे बॉडी के लिए जो मिनिमम जो नीड है वाटर की, वो पूरी हो जाती है पानी, चाय, दूध या हेल्थ ड्रिंक से. इसके अलावा हमने और भी ज़्यादा पानी पीना चाहिए. इसीलिए याद करके आप बॉटल में भर के पानी रख सकते हैं, जिनको आप याद करके कभी भी पी सकते हैं. इसके अलावा हम अपने खाने में भी पानी डालते हैं. हम जब चावल पकाते हैं तो उसमें हम पानी डालते हैं, अलग अलग करी बनाते हैं तो उसमें भी हम पानी डालते हैं. तो उसके थ्रू भी पानी हमारे बॉडी में जाता है. लेकिन इसके अलावा हमारे बॉडी में और भी पानी की ज़रूरत है. और अगर आप अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उनमें भी लिखा होता है कि हमारे बॉडी में मिनिमम 5 लीटर ऑफ वाटर पर डे जाना ज़रूरी है. तो अभी यहाँ पे एक्टिविटी 3 है, जिसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में कह रही हूँ. यहाँ पे बस ये चीज़ लिखा हुआ है कि वाटर को टेस्ट कैसे करेंगे. अब वाटर को टेस्ट करने के लिए ना कोई केमिकल चाहिए, ना कोई टेस्ट ट्यूब चाहिए, ना ही कोई ड्रॉपर चाहिए. सीरियसली, वाटर को टेस्ट करने के लिए आप कोई भी रॉ मटेरियल ले लीजिए, कोई भी फ्रूट या कोई भी वेजिटेबल ले लीजिए, उसको काटिए. आप क्या देखेंगे? आपके हाथ में वाटरी सब्सटेंस कुछ लगा है कि नहीं, आपके हाथों में पानी सा कुछ लगा है कि नहीं. अगर है, दैट मीन्स द फूड कंटेन्स वाटर. सिंपल बात है. आप नींबू काट रहे हैं, आप टोमेटो काट रहे हैं, आप आलू काट रहे हो, आप कोई भी सब्ज़ी, एकदम ड्राई से ड्राई सब्ज़ी काट लीजिए, कैरेट काट लीजिए, आप जिंजर काट लीजिए जो बहुत ही
ड्राई होती है, उनमें उतनी टमाटो जैसी उतनी पानी नहीं होती उसमें, फिर भी आप अगर कैरेट और जिंजर भी कट करेंगे तो वो भी, उससे भी आपके हाथ में थोड़ी सी थोड़ा पानी तो आपके हाथ में लग ही जाएगा। तो इट मीन्स द फूड आइटम कंटेन्स वाटर। बस यही टेस्ट है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पैरा में। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट। अभी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बैलेंस किसको कहते हैं और डाइट किसको कहते हैं। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। तो डाइट का पता चल गया कि हम जो खाना खाते हैं एक दिन में उसे डाइट कहते हैं। जैसे कि आज तुम्हारे डाइट में क्या था? मैं तो मेरा डाइट बहुत ही हल्का है, नहीं मैं तो बहुत ही ऑयली, मैं तो स्पाइसी डाइट लेती हूँ। तो डाइट का मतलब है हम जो खाते हैं एक दिन में, हम जो भी खाते हैं हमारी फूड हैबिट को हम डाइट कहते हैं। और बैलेंस का मतलब क्या है? बैलेंस का मतलब हम जानते हैं कि जिसमें सब कुछ इक्वल रहे। बैलेंस मतलब जिसमें सब कुछ इक्वल इक्वल रहे उसको बैलेंस कहते हैं। तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, चलिए पढ़ लेते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities, not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. शायद आपको पता चल गया होगा, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे खाने में हमारे ग्रोथ, मेंटेनेंस, हेल्थ, फिटनेस के लिए हर एक तरीके का न्यूट्रिएंट हमारे लिए ज़रूरी है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा लिया एनर्जी मिल गई, सिर्फ प्रोटीन खा लिया तो बॉडी बिल्ड हो गई, और विटामिन ए ले लिया तो आँखों को आराम मिल गया, बस ये नहीं है। हर एक तरीके का न्यूट्रिएंट, हर एक तरीके का विटामिन एंड मिनरल्स हमें चाहिए विथ राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड रफेज, तभी जाके बॉडी के सारे पार्ट्स और बॉडी की सारी नीड फुलफिल होगी। उसी टाइप के डाइट को कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, जिसमें हर तरीके का न्यूट्रिएंट, हर तरीके का विटामिन एंड मिनरल मौजूद हो। ओके, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? आपको क्या लगता है कि हर एज के लोगों को एक ही तरीके का खाना खाना चाहिए, या फिर हमारा बैलेंस डाइट जो है वो हमारे फिज़िकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है, आई थिंक सो। और ये आपको भी लगता होगा कि अगर एक फार्मर है, वो दिन भर खेतों में काम कर रहा है, धूप में पसीने बहा रहा है, तो उसको जितनी एनर्जी की ज़रूरत है, जितनी उसकी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत है, आज एक कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर रहा है, क्या उसको सेम एनर्जी की ज़रूरत है? हाँ, मेंटल काम शायद कंप्यूटर इंजीनियर का ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिज़िकल काम जो है वो एक फार्मर का ज़्यादा हो रहा है। तो उस हिसाब से एक फार्मर को फ़ैट ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि फ़ैट में एनर्जी ज़्यादा मिलती है कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले। तो उस कंप्यूटर इंजीनियर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फ़ैट दोनों चाहिए, लेकिन उस फार्मर को फ़ैट ज़्यादा लेना है, कार्बोहाइड्रेट थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, ताकि उसको एनर्जी और थोड़ा ज़्यादा मिल सके। तो इसी तरह हमारे फिज़िकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा खाना ज़्यादा चाहिए और कौन सा खाना नहीं। दैट मीन्स सबको हर तरीके का सेम खाना नहीं है। बैलेंस डाइट या फिर डाइट पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, एज टू एज भी वैरी करता है, सॉरी। प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। यहाँ पे कहा गया है कि आपने पूरे वीक में क्या खाया है उसकी एक चार्ट बना लीजिए। फिर उसमें देखिए कि हर एक तरीके का न्यूट्रिएंट आपके खाने में है या नहीं, प्रोटीन है, विटामिन है, फैट है, बस चेक करते जाइए, उसको चेकलिस्ट बनाते रहिए। फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपने एक दिन में क्या खाया है और आप बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे बैलेंस डाइट के लिए बहुत सारे फूड आइटम का नाम दिया हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पे। पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड जैसे कि मूंग एंड बैंगल ग्राम, फिर है फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि साउथ इंडियन फूड्स सच एज इडलीज एंड डोसाज, अ कम्बिनेशन ऑफ फ्लोर जैसे कि है मिसी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables, and other such food
provide many nutrients. Therefore we can eat a balanced diet without expensive food material. ये कहा गया है कि देखिए यहाँ पे जितने भी फूड आइटम है बहुत ही इजीली अवेलेबल है और कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं है. ग्राउंड नट, सोयाबीन, पल्सेस, स्प्राउटेड सीड से हमें यहाँ पे प्रोटीन आ गया, यहाँ पे ग्राउंड नट से हमें यहाँ पे फैट आ गया, फर्मेंटेड फूड से हमें यहाँ पे एक कार्बोहाइड्रेट मिल जाती है. साउथ इंडियन डिश इडली डोसा इन सब से कार्बोहाइड्रेट मिलती है. रोटी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है. फ्लोर, आटा, मैदा इन सब से. थेपला से. बनाना से हमें आयरन मिल गया. बनाना से हमें फॉस्फोरस मिल गया. स्पिनच जो है इससे भी आयरन मिल जाती है. देन सत्तू है. जैगरी मतलब गुड़, जिससे आयरन मिल जाता है हमारे बॉडी में. फिर अवेलेबल वेजिटेबल्स है जिनसे हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स मिलते हैं. दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा कोई भी फूड आइटम नहीं है जो बहुत ही कॉस्टली है और जो हम खा ना पाए या फिर मिल ना पाए बाज़ार में. तो कहा गया है कि बैलेंस डाइट मेंटेन करने के लिए बहुत ही मुश्किल कुछ नहीं है. हमारे घर में जो अवेलेबल है उसी से हम एक बैलेंस डाइट मेंटेन कर सकते हैं. बस बात इतनी है कि हमें इस बात का ख्याल रखना है. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ. बस बैलेंस डाइट खा लिया तो ये इनफ नहीं है. हमारा खाना प्रॉपरली कुक्ड भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे खाने से न्यूट्रिएंट चला गया तो भाई रह क्या गया उसमें. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? हम जब खाना बनाते हैं तो ऑलरेडी उस रॉ मटेरियल में से न्यूट्रिएंट जो है कुछ कुछ चला जाता है. तो आपको ये पता है, क्योंकि देखिए जब हम खाना बना रहे होते हैं तो उसमें पानी डालते हैं, फिर पानी डाल के उसको पकाते हैं. उस पकाने के प्रोसीजर में क्या होता है आप देखते होंगे कि उस जिस भी वेसल में हम खाना बना रहे हैं उसके ऊपर से धुआं उठता रहता है. तो उस धुएं से जो है वो पानी के साथ वेपर होके न्यूट्रिएंट भी उड़ता चला जाता है. तो जितने देर तक हम उस खाने को पकाएंगे उतने देर तक वो पानी इवेपोरेट होता रहेगा और न्यूट्रिएंट भी उसके साथ उड़ता चला जाएगा. इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम. ये भी एक बात है, अगर वेजिटेबल्स को आप काटने या छीलने के बाद धोते हैं तो उसकी न्यूट्रिएंट जो है वो कुछ ज़्यादा चली जाएगी. इसलिए आप कुछ भी वेजिटेबल या फिर कोई भी फ्रूट आप धोना चाहते हैं बिल्कुल धो के खाना चाहिए, लेकिन उसको काटने या छीलने से पहले धोइए, ताकि उसको धोने के बाद उसके फ्लैश में अगर आप पानी डाल के धोओगे तो उसके फ्लैश के साथ साथ उसकी जो न्यूट्रिएंट है वो भी धुल के चली जाती है थोड़ी बहुत. इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स. द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स. कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं जिनके स्किन में भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होती है. कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम विद स्किन भी खा सकते हैं और खाते भी हैं. एप्पल, ब्रिंजल, फिर और भी कई सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं. आपको अगर याद आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख सकते हैं. तो इस तरीके के वेजिटेबल्स हम विदाउट पीलिंग दम हम खा सकते हैं, क्योंकि उनके स्किन में भी बहुत सारा विटामिन एंड मिनरल्स रह जाता है. और एक चीज़, विटामिन सी, यहाँ पे एक बात जो है लिखा हुआ है, मैं अंडरलाइन करके बताती हूँ. विटामिन सी गेट्स ईजीली डिस्ट्रॉयड बाई हीट ड्यूरिंग कुकिंग. खाना बनाते वक्त हर एक फूड आइटम से विटामिन तो जाता ही है, विटामिन सी से बहुत ही जल्दी वो न्यूट्रिएंट चला जाता है. तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको आप कोशिश कीजिए कच्चा खा जाने की. एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. मैंने अभी भी कहा है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इस पैरा में, जो मैं पहले बात बता चुकी हूँ, इस पैरा में बताया गया है कि many useful proteins and considerable amount of nutrients are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. बहुत सारे खाने में हम खाना बनाते हैं, बॉयल करते हैं, कोई भी सब्ज़ी बॉयल करते हैं, फिर उस पानी को फेंक देते हैं और वो बॉयल्ड सब्ज़ी को हम फिर से मसाले में डाल के बनाते हैं. तो इस खाने से 2 बार न्यूट्रिएंट जा रहा है. पहले बार तो जब हमने बॉयल किया और पानी को फेंक दिया, कुछ पानी इवेपोरेट होकर ऑलरेडी न्यूट्रिएंट को लेकर चला गया है और कुछ पानी हम उसको ड्रेन करके बाहर फेंक रहे हैं. फिर हम मसाले में डाल के बना रहे हैं. तो इसमें रह ही क्या गया है, बस है ऐसे ही है, बस उसमें कुछ है नहीं वैसे खाने लायक न्यूट्रिएंट में. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए. अभी नेक्स्ट पैरा में चले जाते हैं. एक लड़के के बारे में पूछा गया है कि वो जो थॉट दैट fats would be the best food to eat all the time. A कटोरी of fat will give much more energy than a कटोरी of carbohydrate rich food, isn't it? हमें पता है कि फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले. तो बोझों ने क्या किया कि वो सिर्फ फ़ैट खाता गया. उसने कहा कि भाई फैट से अगर एनर्जी मिल ही रही है तो मैं
कार्बोहाइड्रेट क्यों खाऊं? मैं 2 कटोरी कार्बोहाइड्रेट खाऊंगा तो जितनी फैट मिलेगी, मैं 1 कटोरी, जितनी एनर्जी मिलेगी मैं 1 कटोरी फैट खा लेता हूँ भाई, तो एक ही एनर्जी मिल जाएगी। तो उसने क्या किया, उसने वो पूरी हलवा, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, समोसा ये खाता गया। आपको लगता है कि ये सही है? No, of course not. It may be very harmful for us to eat too much of fat-rich foods and we may end up suffering from a condition called obesity. Obesity मतलब मोटापा। हमें पता है कि अगर हम ज़्यादा फैट खाएंगे, कंटिन्यू बस फैट वाली चीज़ ही खाते रहेंगे, तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, हम मोटे होते जाएंगे, मोटे होते जाएंगे, और ज़्यादा मोटा होना, ओवरवेट हो जाने को, इस कंडीशन को कहते हैं ओबेसिटी। अभी नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी मतलब कमी, डेफिशिएंसी मतलब कमी। तो वो डिजीज़ जो किसी विटामिन या मिनरल के कमी से होती है उसको डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। मैं ये पैरा पढ़ लेती हूँ। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. हम या फिर कोई भी, हम बहुत ही अलग अलग तरीके का खाना हम भले ही खाते हों, लेकिन हो सकता है कि उनमें से एक जो न्यूट्रिएंट है वो मिसिंग है, जैसे कि प्रोटीन बहुत मिसिंग है, और इसी तरीके से हम बिना प्रोटीन का खाना हम कई दिनों तक खा रहे हैं, तो हमें क्या हो जाएगी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। Deficiency of one or more nutrient can cause disease or disorder in our body. Disease that occur due to lack of nutrient over a long period of time is called deficiency diseases. तो पहले होगी उस न्यूट्रिएंट की कमी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, फिर धीरे धीरे हमारे बॉडी में उस न्यूट्रिएंट की कमी आ जाने से हमारे बॉडी में एक डिजीज़ आ जाएगी, जिसका जो डेफिशिएंसी डिजीज़ कहलाएगा, जो अलग अलग तरीके के होते हैं। इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अभी कहा गया कि अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ फेस, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीजेस एंड डायरिया। ये सारी चीज़ें हो सकती है अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो। स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीजेस एंड डायरिया। इफ़ अ डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी होगी तो क्या होगा, वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू वर्क। वो इंसान इतना कमज़ोर बन जाएगा क्योंकि उसकी बॉडी में एक तो ग्रोथ है ही नहीं उसकी बॉडी में, क्योंकि उसकी बॉडी में प्रोटीन नहीं है, इसके ऊपर से वो कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहा है, दैट मीन्स उसके बॉडी में तो एनर्जी है ही नहीं, तो क्या होगा, वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा, सही से चल भी नहीं पाएगा। तो अभी हम नेक्स्ट पैरा में चले जाते हैं। नेक्स्ट पैरा में कहा गया है कि डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेस और डिजॉर्डर, सम ऑफ दीज आर मैंशनड इन 2.3। अब डिफरेंट विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से जो डिजीजेस होती हैं उसके लिए एक टेबल बना हुआ है, हम बिल्कुल देखेंगे उस टेबल को। पहले ये पैरा पढ़ लेते हैं। All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by our body. तो इस चैप्टर में हमने पहले ही अपने आप से पूछा था कि खाने में इतनी वैरायटी क्यों होती है, और आई होप अभी ये क्लियर है कि ये वैरायटी होती ही क्यों है। बस खाने को बोरिंग ना बनाया जाए इसलिए नहीं, बल्कि सारे न्यूट्रिएंट्स को सही मात्रा में पाने के लिए। अभी ये 2.3 वाला टेबल हम देख लेते हैं झट से, तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से होता है लॉस ऑफ विजन, मतलब आँखों की कमज़ोरी, देख नहीं सकते। सिम्टॉम्स क्या क्या है, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं इसके, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में देखना मुश्किल हो सकता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। माय गॉड, मैं टेक्स्ट को हमेशा काट देती हूँ। कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, धीरे धीरे वो इंसान पूरी तरीके से शायद ना देख पाए। फिर विटामिन B1 की कमी से हो जाती है बेरी क्या होता है बेरी में, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। मसल वीक हो जाता है और काम करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा कम पड़ जाती है। अभी नेक्स्ट हम चले जाते हैं विटामिन सी में।
विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी का जो सिम्टम है वो है ब्लीडिंग गम्स, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। गम्स, हमारे मसूड़ों से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, और अगर हमारे बॉडी में कहीं कट गया है या फिर छिल गया है तो उसको भरने में टाइम लग जाता है अगर हमें स्कर्वी है तो। और स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स। मतलब रिकेट्स में क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। रिकेट में बोन जो है, हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती है और कभी कभी बेंट भी हो जाती है। कैल्शियम की कमी से होती है बोन एंड टूथ डीके, क्योंकि हमें पता है कि हड्डियों में, नाखून में, दांतों में कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर कैल्शियम की कमी होती है तो बोन और जो टीथ है वो सड़ने लगते हैं, वीक हो जाते हैं। वीक बोन्स टूथ डीके, बोन्स वीक हो जाते हैं और टूथ भी सड़ने लगते हैं। इसके बाद है आयोडीन। आयोडीन की कमी से होता है गॉइटर, जिससे क्या होता है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। गले की जो ग्लैंड है वो फूल जाती है और बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी भी दिखती है। फिर है आयरन। आयरन की कमी से होती है एनीमिया, मतलब वीकनेस। तो मुझे लगता है कि मैं क्लियर कर चुकी हूँ इस चैप्टर में जो कुछ भी है, और आप लोग एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए इनको सॉल्व करना। और मैं इनके एक्सरसाइज के वीडियोस के साथ भी जल्द ही आप लोगों के साथ दोबारा मिलूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोगों को इससे कोई भी हेल्प मिली हो तो। तब वेट करते रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।